Hi students, this is the third part of the lesson, the making of a global world, the interwar economy. The First World War was mainly fought in Europe, but its impact was felt around the world. तो पहला विश्व युद्ध पूरी तरह यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन उसका पूरा असर पूरे दुनिया में पड़े थे. Notably for our concerns in this chapter, it plunged the first half of 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. तो इस लेसन से संबंधित अगर अपन देख लिया तो ये वार फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी में एक क्राइसिस लाए थे, ये मुसीबत में लाए थे पूरे दुनिया को. उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए करीब 30 साल लग गए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर कैटास्ट्रॉफिक वार. तो इस युद्ध की वजह से पूरे दुनिया में आर्थिक तंगी आ गए थे, राजनीतिक इंस्टेबिलिटी आए थे, और उसके अलावा एक नया युद्ध भी हुआ इस वार की वजह से. द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज fought between two power blocks. पहला विश्व युद्ध दो गुटों के बीच में लड़ाई हुए थे. तो दो ब्लॉक था. वन साइड में अलाइज था, अलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में यूएसए उसमें ज्वाइन करता है. दूसरे साइड में सेंट्रल पावर, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी और ओटोमन टर्की था. When the war began in August 1914, many government thought it would be over by Christmas. तो अगस्त में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, बहुत सारा सरकार ने सोचा ये दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, बट इट लास्टेड फॉर 4 years. लेकिन ये युद्ध 4 साल तक चला. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ए वार लाइक नो अदर वार बिफोर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा युद्ध था, इस तरीके का एक युद्ध पहले दुनिया कभी नहीं देखे थे. The fighting involved the world's leading industrial nations, which now harness the vast power of modern industry to inflict greatest possible destruction on their enemies. इस युद्ध में मेनली बड़े बड़े इंडस्ट्रियल देशों ने आपस में लड़े थे, इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे थे आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को जितना नुकसान पहुंचा सके उतना नुकसान पहुंचाए. दिस वार वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार. इस वार को इसीलिए पहला इंडस्ट्रियल वार भी कहता है. इट सो द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा. इस युद्ध में पहली बार मशीन का इस्तेमाल किया गया, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल वेपन्स का, इन सब का इस्तेमाल किया गया. ऑन ए मैसिव स्केल, भारी मात्रा में इसको इस्तेमाल किया गया. These were all increasingly products of modern industry, large scale industry. ये सारे चीजें जो मशीन गन से टैंक्स है, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री का, मॉडर्न लार्ज इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है. To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and to the front line on large ships and trains. तो ये युद्ध लड़ने के लिए पूरे दुनिया से लोगों को रिक्रूट करके उनको जो युद्ध के फ्रंट लाइन में लेके जाना पड़ते थे, उसके लिए शिप्स का, ट्रेन्स वगैरह का इस्तेमाल किया. ये स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, तो इससे भारी संख्या में लोग मरे थे. 9 मिलियन पीपल मर गए थे युद्ध में और 20 मिलियन लोग चोटिल हो गए थे. इसको इंडस्ट्रियल एज के पहले इस तरीके का एक लोगों का हत्या करना नामुमकिन था इंडस्ट्रियल आर्म्स के बिना. ये हथियारों की वजह से ये संभव 9 मिलियन लोगों को मार सका और 20 मिलियन लोगों को चोटिल कर पाए. मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मेन ऑफ वर्किंग एज. लेकिन इसमें मरने वाले ज्यादातर लोग क्या होता है, अच्छे ताकतवर या जवान लोग थे. दिस डेथ एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्कफोर्स इन यूरोप. इस युद्ध की वजह से जो ताकतवर या जवान लोगों की कमी महसूस हुआ यूरोप में. विथ फ्यूअर नंबर्स विद इन फैमिली, हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइंड आफ्टर वॉर. इसकी वजह से ये हुआ, जो घरों में जो जवान लोगों की संख्या कम होने की वजह से घर वालों की आमदनी में कमी आया. ड्यूरिंग द वार, इंडस्ट्रीज वेर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स. Entire societies were also reorganized for war. As men went to battle, women stepped into
undertake job that earlier men were expected to do. इस वार से इंडस्ट्रीज में परिवर्तन लाया, इंडस्ट्री में वार से रिलेटेड चीजें बनाना शुरू कर दिया। और मेन जब युद्ध में गया, औरतों को अभी क्या हुआ, उनको पहले आदमी करने वाला काम अभी औरतों को करना पड़ा। The war led to the snapping of economic link between some of the world's largest economic powers, which were now fighting each other to pay for them. तो अभी पहले अलग अलग राज्यों के बीच में था, युद्ध की वजह से यह संबंध टूट जाता है, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया। सो ब्रिटेन borrowed large sums of money from यूएस बैंक्स एज वेल एज यूएस पीपल। तो ब्रिटेन अभी क्या होता, भारी मात्रा में पैसा यूएस बैंक से, यूएस लोगों से उधार लिए थे। दस वार ट्रांसफॉर्म यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो वार से पहले तक यूएस लोगों से उधार लेने वाला एक कंट्री था, अभी वार के में यूएस दूसरे देशों को उधार देने वाला कंट्री में कन्वर्ट हो गया। इन अदर वर्ड, at the war's end, the US and its citizens owned more overseas assets than foreign governments and citizens owned in USA. अभी क्या हुआ, यूएस युद्ध के बाद में इतना अमीर बन गया, दूसरे देशों में उसका संपत्ति बढ़ गया, और अभी यूएस की सिटीजन और यूएस गवर्नमेंट को विदेशों में इतना ज्यादा संपत्ति था, कंट्रीज को उसका 1% भी यूएस में संपत्ति नहीं था। Post-war recovery. Post-war economic recovery proved difficult. युद्ध के बाद में आर्थिक विकास बहुत मुश्किल था। Britain was, which was the world's leading economy in the pre-war period, in particular, faced prolonged crisis. ब्रिटेन तब तक दुनिया का सबसे अमीर देश था, लेकिन अभी वो मुसीबत में फंस गया। While Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. तो ब्रिटेन उस समय पे युद्ध में व्यस्त था, उस समय पे इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ। After the war, British found it difficult to recapture its earlier position of dominance in Indian market. तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को दोबारा इंडियन मार्केट वापस हासिल नहीं कर पाया। सो मोरओवर, टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर, ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस। इसके अलावा युद्ध के लिए ब्रिटेन ने खूब सारा पैसा यूएसए से उधार ले रखे थे। दिस मेंट एट द एंड ऑफ द वार ब्रिटेन वाज बर्डन विथ ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट। इसका मतलब ये हुआ, जो युद्ध के बाद ब्रिटेन बाहरी कर्जे से बहुत ही डूबे हुए थे। द वार हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, दैट इज टू ए लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। वार के समय पे क्या होता है, इकोनॉमिक बूम हुए थे, दैट मीन्स आर्थिक विकास हुए थे सब जगह पे। उसका कारण क्या था, वार से रिलेटेड बहुत सारा इंडस्ट्रीज डेवलप हुए थे और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गए थे। काफी लोगों को वार के लिए जरूरी हथियारें बनाने के लिए खूब सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए थे। व्हेन द वार बूम एंडेड, जब एक वार खत्म होता है, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज्ड। तो प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। Same time, the government reduced bloated war expenditure to bring them into the line with the peacetime revenue. तो इसके बाद में क्या हुआ, सरकार को अपने आमदनी को बढ़ाना पड़ते थे, वार का एक्सपेंडिचर हो गए थे, इसके लिए वो खूब सारा जॉब में कटौती किया। In 1921, 1 in every British workers was out of work. से क्या हुआ, 1921 होते होते हर 5 में से एक नागरिक बेरोजगार हो गया। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario. तो युद्ध के बाद के समय पे लोगों में एक तरीके का एंग्जाइटी में था, नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरीके से परेशानी में था लोग। Many agricultural economies were also in crisis. एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी अभी क्राइसिस में आ गया। इसका कारण क्या था, तो वीट
अब जो यूरोप में जो वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, उस समय पे जब वहाँ तो उस इलाके में वीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते थे। तब क्या हुआ, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उस समय पे इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिए थे। इंक्रीज करने की वजह से उधर से माल आते थे, तो यूरोप में फूड का कमी नहीं थी। लेकिन जब वार खत्म हो गया तो यूरोप के लोग भी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, ग्रेन का रेट फेल हो गए, तो इधर का ग्लट हो गया। मार्केट में क्या होता है, अमेरिका से भी प्रोडक्शन है, कनाडा से प्रोडक्शन है, ऑस्ट्रेलिया से भी प्रोडक्शन है, ईस्टर्न यूरोप से भी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ये ग्लट हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। दैट मीन्स बहुत ज्यादा माल मार्केट में आ गया। इससे ग्रेन प्राइसेस फेल, ग्रेन का प्राइस नीचे आ जाता है। रूरल इनकम, ग्रामीण इलाके के लोगों का इनकम कम होता है, और फार्मर्स डेप्ट में चला गया। डेप्ट मीन्स कर्जे में चला गया। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन द यूएस वाज क्विकर। यूएसए में इस हालात से बहुत जल्दी बाहर आ गए। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वार हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। हमने देखा था यूएस ने उधार देकर वो खूब पैसे कमाए थे उस समय पे, तो इसीलिए उधर उतना प्रॉब्लम नहीं था। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, थोड़े दिन का इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद यूएस दोबारा अपना इकोनॉमी को मजबूत बना लिया। One feature of the US economy of 1920 was the mass production. एक important जो feature है US का इकोनॉमी का ये था 1920s में, वो मास प्रोड्यूस करते थे। दैट मीन्स भारी मात्रा में चीजें प्रोड्यूस करने का। द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी। ये मास प्रोडक्शन का प्रक्रिया 19th सेंचुरी के आखिर में शुरू किए थे, बट इन द 1920s it became a characteristic features of the industry production in USA। 1920s में आके ये उधर का एक आम बात हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। ये वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। इसका नेतृत्व करने वाला एक इम्पोर्टेंट जो मैन्युफैक्चरर था हेनरी फोर्ड। He adopted the assembly line of Chicago slaughterhouse to his car plant in Detroit। तो इन्होंने असेंबली लाइन जो शिकागो के जो स्लॉटर हाउस में चलते थे, उस प्रक्रिया को इन्होंने अपनाया था। स्लॉटर हाउस होता है जो एनिमल्स को मारने वाला हाउसेज होता है, जहां से मीट बनाने के लिए, उसके लिए क्या होता था, एक प्रोडक्शन तरीका होता था। उस तरीके को इन्होंने अपनाए थे, अपने न्यू कार प्लांट जो डेट्रॉइट में बनाए थे उधर बनाए थे। He realized that assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing vehicle। इन्होंने देखा तो ये असेंबली लाइन मेथड हो तो बहुत तेजी से और चीपली व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है। असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट ए सिंगल टास्क mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the कन्वेयर बेल्ट। ये असेंबली लाइन में क्या होता है, ये कन्वेयर बेल्ट होता है। ये कन्वेयर बेल्ट में एक सामान रख लिया तो वो आगे बढ़ता है। आपने एयरपोर्ट वगैरह में देखा होगा जो पास वगैरह जो मूव करने के लिए यूज किया जाता है, उस तरीके से इसमें क्या होता है, ये कन्वेयर बेल्ट के अंदर एक पार्ट लगाएगा और एक आदमी एक ही काम करता है। तो उस आदमी को एक नट टाइट करना हो तो वो ही काम उसको बार बार करना पड़ते थे। एक कन्वेयर बेल्ट में से आएगा तो उधर बैठ के वो उसको उस काम को करेगा। तो कंटिन्यूसली ये काम उसको वो एक ही काम करना पड़ते थे, और इससे क्या होते थे, बहुत तेजी से ये काम आगे बढ़ सकते। तो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले हिज मोशन। तो कन्वेयर बेल्ट में रहते वक्त क्या होता है, उसको अपना काम छोड़ नहीं सकता, उसको धनाधन करना पड़ता है, क्योंकि बेल्ट से ये काम उसके लिए एक स्पीड होता है, उस स्पीड के अंदर वो करना पड़ेगा। उस को करने के बाद तुरंत दूसरा पार्ट आएगा, उसमें वही काम उसको करना पड़ता है। इससे क्या होता है, उसको अपना काम रोक नहीं सकता है। एज ए रिजल्ट हेनफोर्ड्स कार्ड केम आउट ऑफ असेंबली लाइन एट 3 minutes इंटरवल्स। तो इसकी वजह से, ये कन्वेयर बेल्ट को अपनाने की वजह से क्या हुआ, हेनरी फोर्ड का जो असेंबली लाइन से ये 3 मिनट में ये कार उत्पादन करना शुरू हो गया। ये स्पीड मच फास्टर देन दैट अचीव्ड बाय प्रीवियस मेथड। इससे पहले इस्तेमाल किया हुआ कोई भी मेथड में इतना तेजी गाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे।
The T model Ford was the world's first mass produced car. इस तरीके से प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे पहला गाड़ी था जो फोर्ड का टी मॉडल. At first, workers at a Ford factory were unable to cope with the stress of working on assembly line in which they could not control the pace of work. So they quit in large number. शुरुआत में लोग क्या होता है परेशान हो गए थे, बहुत तेज काम करना पड़ता था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपने नौकरी छोड़ दिए थे. So they quit in large number. In desperate, Ford doubled the daily wages to $5 in January 1914. तो उसके बाद फोर्ड ने क्या किया, लोगों का सैलरी दोगुना कर दिया, $5 बना लिया 1914 में. At the same time, he banned trade unions from operating in his plants. तो उन्होंने उसके बदले में उन्होंने कहा हमारा फैक्ट्री में कोई ट्रेड यूनियन नहीं रहेंगे, कोई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं चलेंगे. Henry Ford recovered high wages by repeatedly speeding up the production line and forcing workers to work over harder. तो हेनरी फोर्ड ने इस सैलरी जो ज़्यादा दे दिया उसका भरपाई कैसे किया, असेंबली लाइन का जो रफ्तार थोड़ा बढ़ा दिया, तो लोगों को पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ते थे. So much so, he could soon describe that his decision to double the daily wages as the best cost-cutting decision he had ever made. तो बाद में उन्होंने कहा है मैंने लोगों को सैल दोगुना बनाना मेरा सबसे बढ़िया कॉस्ट कटिंग एफर्ट था, वो उससे कॉस्ट कम करने का सबसे बढ़िया तरीका था लोगों को सैलरी बढ़ाना. फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन यूएस. फोर्ड का ये प्रैक्टिस पूरे यूएस में फैल गया. They were also widely copied in Europe in 1920s. 1920s में इसको यूरोप के लोग भी कॉपी किया. मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट प्राइसेस ऑफ इंजीनियर गुड्स. तो मास प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ था, कोई भी प्रोडक्ट का रेट बहुत कम हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का रेट काफी कम हो गया मार्केट में. Thanks to higher wages for workers could now afford to purchase durable consumer goods such as car. तो लोगों की सैलरी भी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो लोग भी उस तरीके का जो गुड्स जैसे कार जैसे चीजें खरीद पा रहे थे अभी. तो कार इन यूएसए रोज फ्रॉम 2 million in 1919 to 5 million in 1929. तो कार का प्रोडक्शन यूएसए में पहले 2 million था 1919 में, वो 10 साल के अंदर 5 मिलियन हो गया. सिमिलरली देयर वाज स्पर्ट इन द परचेस ऑफ रेफ्रिजरेटर. इसी तरीके का जो घर के लिए जो जरूरी चीजें जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, और इस तरीके का जो लग्जूरियस गुड्स का प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया. और उस समय पे एक हायर परचेस नाम का तरीका अपनाए थे. दैट मीन्स अभी पे करो ईएमआई, अभी हम कहता है ना ईएमआई तरीके से इसको मिलने का सुविधा भी ये फैक्ट्रीज ने शुरू किए थे. द डिमांड ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा वाज आल्सो फ्यूल्ड बाय ए बूम इन द हाउस कंस्ट्रक्शन. इसके बाद क्या होता है, हाउस कंस्ट्रक्शन में घर बनाने में का भी एक चलन शुरू हो गया था उस समय पे, तो उसमें भी फाइनेंस मिलते थे. द हाउसिंग कंज्यूमर बूम इन द 1920s क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी यूएस. तो यूएस का प्रॉस्पेरिटी का मेन कारण ही, तो यूएस इतना अमीर बनने का एक कारण 1920s में ये कंज्यूमर गुड्स और हाउसिंग सेक्टर में जो बूम आए थे वो है. लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हाउसिंग ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड आइटम्स का मांग बढ़ रहे हैं, इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ गया, तो लोगों का नौकरी भी ज्यादा मिलना शुरू हो गया. अब इस तरीके से इनकम भी बढ़ गया, और रेसिंग इनकम होते वक्त कंज्यूमर गुड ज्यादा खरीदेंगे, तो इस तरीके से एक बूम आ गया. इन 1923 यूएस resumed exporting capital to the rest of the world and became the overseas lender. 1923 होते होते यूएस दूसरे कंट्री बाहरी देशों को दोबारा लोन देना शुरू कर दिया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओवरसीज लेंडर बन गया, पैसा देने वाला बन गया. यूएस इंपोर्ट कैपिटल पोर्ट्स आल्सो बूस्टेड यूरोप रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 years.
तो वर्ल्ड ट्रेड भी इंक्रीज हो गया, यूएस भी रिकवर कर दिया, यूएस से लोन लेके यूरोप भी रिकवरी कर दिया। इन दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट, लेकिन ये सब इतना अच्छे चीज हो तो लंबे समय तक नहीं रहता है। कोई भी अच्छे चीज होता है लंबे समय तक नहीं रहता है। बाय 1929 द वर्ल्ड वुड बी plunged into a depression such it had never experienced before। तो 1929 होते होते दुनिया एक भयंकर मंदी की हालत में जाने वाला था। उस तरीके का मंदी अर्थ की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। उस तरीके के एक मंदी की ओर जा रहे थे, द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन बिगैन अराउंड 1929। ये ग्रेट डिप्रेशन का शुरुआत होता है 1929 में एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s, और ये मिड 1930s तक चला था। During this period, most part of the world experienced catastrophic decline in production, employment, income and trade। तो इस समय पे पूरे दुनिया में बहुत ही बुरे हालत में चला गया था। प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इनकम कम हो गया, व्यापार कम हो गया, ट्रेड कम हो गया। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्रीज। इसका शुरुआत और एंड अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे था, बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज वेयर द वर्स्ट अफेक्टेड। आमतौर पे देखा तो एग्रीकल्चर से संबंधित लोग और उससे संबंधित लोग ही सबसे बुरा असर उनके ऊपर पड़ा था। दिस वॉज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस। इसका मेन कारण क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस में बारीक गिरावट आए थे एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड देन द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स के मुकाबले में एग्रीकल्चर का जो प्राइस था, इसकी कमी काफी लंबे समय तक चले थे। The depression was caused by a combination of several factors। ये इसका कारण क्या? इसके लिए बहुत सारे वजह थे। We have already seen how fragile post-war world economy was। हमने देखा था कितना नाजुक था जो वर्ल्ड वार के बाद का आर्थिक स्थिति। फर्स्ट, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम था एग्रीकल्चर में ओवर प्रोड्यूस होना, ज्यादा प्रोड्यूस, जो जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होना। This made worse by falling agriculture price। का वजह से क्या होता है? एग्रीकल्चर का प्राइस डाउन हो जाता है और बुरा असर हो गया। आज प्राइस क्लम्प्ड, तो जब एग्रीकल्चर का प्राइस जब कम हो गया, प्रोडक्ट से कम हो गया, तो एग्रीकल्चर इनकम फार्मर्स का कम हो गया, तो वो लोग क्या किया? और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स एक कमी को भरपाई करने के लिए और ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, उसकी वजह से और रेट कम हो गया। सेकेंड, दूसरी बात है, इन 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम यूएसए। 1920s में आमतौर पे बहुत सारे कंट्रीज अपना देश में इन्वेस्टमेंट करता था यूएस से लोन लेके। While it was often extremely easy to take loan from USA when the going was good। जब हालत वगैरह सही होता है तब यूएसए से लोन लेना बहुत आसान है। यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक्ड, फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। जब दुनिया में ये ट्रबल देख लिया तो यूएस का जो फाइनेंसर्स क्या होता है वो घबरा गया। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1929 यूएस ओवरसीज लोन अमाउंटेड टू ओवर 1 बिलियन। तो फर्स्ट हाफ में ये 1 बिलियन से ज्यादा था यूएस का लोन। ये ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ द अमाउंट। एक साल बाद में क्या हुआ? उसका 1/4 बन गया ये लोन। कंट्री डिपेंडेंट क्रूशियली ऑन यूएस लोन नाउ फेस एन एक्यूट क्राइसिस। जो भी कंट्रीज जो यूएस के ऊपर डिपेंड था मनी के लिए, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस ने लोन देना बंद किया तो पूरे दुनिया में उसका असर पड़ा, दो इन डिफरेंट वेज। वो अलग अलग प्रकार पे हुआ था। इन यूरोप इट लेड टू द फेल्यूर ऑफ सम ऑफ मेजर बैंक्स एंड द कोलैप्स ऑफ करेंसी सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो इससे यूरोप में इसका क्या असर पड़ा? उधर का बड़े बड़े बैंक टूट गया और करेंसी का वैल्यू कम हो गया, ब्रिटेन पाउंड वगैरह का रेट कम हो गया। इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इट इंटेंसिफाइड द स्लम इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। लैटिन अमेरिका होता है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज को हम कॉमनली लैटिन अमेरिका कहते हैं। उधर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का प्राइस डाउन हो गया।
The US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duty also dealt another severe blow to the world trade. तो यूएस ने अपने इकोनॉमी बचाने के लिए क्या किया, विदेश से आने वाला मालों के ऊपर डबल ड्यूटी लगा लिया. उसके वजह से भी बाकी देशों में कब हालत खराब हो गया. The US was also the industrial country most severely affected by the depression. यूएस खुद सबसे ज्यादा बुरे असर झेलने वाला कंट्री था, जो इंडस्ट्रियल कंट्री था यूएस. With the fall in prices and the prospect of depression, US bank had also slashed domestic lending and called back loans. तो प्राइस डाउन हो रहे थे, डिप्रेशन होने का हालत को देखते हुए यूएस की लोन बैंक वालों ने लोन देना बंद कर दिया और उसके अलावा जो लोन दिए हुए थे उसको वापस मांगना शुरू कर दिया. Farms could not sell their harvest, household were ruined, farmers को अपने माल बेच नहीं पा रहे थे, घर बार सब बर्बाद हो गया, बिजनेस कोलैप्स होता है. Faced with falling incomes, many household in US could not repay what they had borrowed. इस तरीके का हालात में बहुत सारे लोगों को जो लोन में सामान ले रखे थे उसको वापस नहीं कर पा रहे थे और उनको and were forced to give up their homes, cars and other consumer ड्यूरेबल्स. वो मजबूरन अपने घर बेचना पड़ा, कार बेचना पड़ा, घर का जो सामान जो ले रखे थे वो सब वापस करना पड़ा. The consumerist prosperity of 1920s now disappeared in a puff of dust. तो 1920s का जो हालत, जो कंज्यूमर का जो राजा था उस समय पे, कंज्यूमर गुड्स सब लोग खरीद रहे थे, वो सब अभी मिट्टी में मिल गया. As unemployment soared, people trudged long distances looking for what they could find. तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोग दूर दराज इलाके तक घूम घूम के काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा. अल्टीमेटली यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ, आखिर में यूएस बैंकिंग सिस्टम भी तबाह हो गया. अनएबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने जो पैसे जो उधार दे रखे थे वो वापस नहीं मिल रहे थे, लोन कलेक्ट नहीं पा रहे थे, रीपे डेप्टर्स, वो जो जिससे उधार ले लिए थे उसको दे नहीं पा रहे थे, और थाउजेंड्स ऑफ बैंक वेंट बैंकरप्ट, हजारों की संख्या में बैंक्स बर्बाद हो गया. एंड फोर्स टू क्लोज, उसको बंद करना पड़ा. द नंबर्स आर नॉमिनल. By 1933, over 4,000 banks had closed. 1933 तक करीब 4,000 banks बंद हो गए थे. Between 1929 and 32, about 1,10,000 companies had collapsed. तो 1929 से 32 के बीच में 1,10,000 कंपनीज बंद हो गए थे. By 1935, a modest economic recovery was underway in most industrial countries. 1935 होते होते थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक रिकवरी होना शुरू हो गया. बट द ग्रेट डिप्रेशन, wider effect on society, politics and international relation on the people's mind proved more enduring. लेकिन ये ग्रेट डिप्रेशन का वाइडर इफेक्ट्स था समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, ये बहुत ही लंबे चला था. India and the Great Depression. If we look at the impact of depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. जब हम इंडिया की जो हालत देखते हैं उस समय, तब हमको पता पड़ेगा पूरे दुनिया कितने एक दूसरे जुड़े हुए थे 20th सेंचुरी में. The tremors of the crisis in one part of the world were quickly relayed to other parts, affecting lives, economies and societies worldwide. एक जगह पे एक थोड़ा भी झटका लगा तो उसका असर पूरे दुनिया के इकोनॉमी में, सोसाइटीज में, सब में पड़ते थे. एक जगह का घटना का असर दूसरे कंट्री में भी पड़ते थे. In the 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agriculture goods and importer of manufacturers. तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंपोर्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था 19th सेंचुरी में इंडिया का मेन काम. द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड द इंडियन ट्रेड. ये डिप्रेशन बुरे असर पड़ा इंडिया में. इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट नियरली हाफ. इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाला चीज और इंपोर्ट करने वाला चीज आधा रह गया 1928 से 34 के बीच में. As international prices crashed, prices in India also plunged.
जो इंटरनेशनली प्रेस कम हो गया तो इंडिया में भी नेचुरली प्रेस कम हो गया। बिटवीन 1928 एंड 1934 wheat prices in India fell by 50%। तो wheat का जो दाम 50% तक कम हो गया। Peasants farmers suffered more than urban dwellers। तो किसान और फार्मर्स सबसे बुरा असर ये फार्मर्स के ऊपर पड़ा शहरी लोगों के मुकाबले में। दो agriculture prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demand। एग्रीकल्चर का प्राइस कम होने के बावजूद सरकार ने उनका टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं थे। Peasants producing for the world market was more the worst hit। जो वर्ल्ड मार्केट के लिए एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोड्यूस करने वाले लोग सबसे बुरा असर उसका हुआ था। कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल। बंगाल की जो जूट प्रोड्यूस करने वाले लोगों का हालत देखो। दे ग्रू रॉ जूट was processed in factories for export in the form of gunny bags। वो लोग क्या होते थे, रॉ जूट को प्रोसेस करके गनी बैग्स बनाते थे, बोरी बनाते थे। बट द गनी एक्सपोर्ट्स कोलैप्स्ड, द प्राइस ऑफ रॉ जूट क्रैश्ड मोर देन 60%। तो गनी एक्सपोर्ट कोलैप्स होता है और रॉ जूट का रेट 60% कम हो गया। Peasants who borrowed in hope of better time or increased output in the hope of higher income faced ever lower prices। जो किसान ने बड़े उम्मीद के साथ लोन लेके ये सब बनाया उसका इनकम और भी कम हो गया। Across India peasants indebtedness increased। तो किसानों की पूरे इंडिया में किसानों की गरीबी और उसकी कर्जा बढ़ गया। They used up their savings, mortgages and sold whatever jewelries and precious metals they had to meet their expenses। ये लोगों को क्या करना पड़ा, अपना जो उधार लिए हुए पैसे के लिए उनको अपना सेविंग्स पूरा खर्च कर लिया और जमीनों को गिरवी रखा और ज्वेलरीज प्रेशियस जो भी बचे थे वो सबको बेचना पड़ा। इन दिस डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल। इस समय पे इंडिया से सबसे ज्यादा चीज जो एक्सपोर्ट करते थे वो था कीमती मेटल्स, जैसे सोना चांदी, ये सब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि सब लोग भेजना शुरू कर दिया। नोटेबली गोल्ड, आमतौर पे गोल्ड है। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड केनेस थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। ये कहता है इंडिया से जो एक्सपोर्ट करने वाला गोल्ड की वजह से दुनिया की आर्थिक हालत सुधारने में मदद मिला। सो दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी। वो जरूर ब्रिटेन का रिकवरी के लिए मदद किया बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पेसेंट्स। लेकिन इंडिया की पेसेंट्स को कोई हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रूरल इंडिया वाज दस seething with unrest when Mahatma Gandhi launched a civil disobedience movement at the height of the depression of 1931। तो इंडिया की जो बुरे हालत में था, सब जगह पे अस्वस्थ था लोग। जब गांधी जी अपना सिविल डिसोबीडियंस शुरुआत करता है उस समय पे दुनिया में डिप्रेशन का सबसे ऊंचाई पे था 1931 में। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया। शहरी इलाके के लोगों को उतना परेशानी नहीं हुआ था डिप्रेशन की वजह से, बिकॉज फॉलिंग ऑफ प्राइसेस दोस विथ फिक्स्ड इनकम से टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स who received rents and middle class salaried employees now found themselves better off। जो शहरी इलाके में जो मकान वगैरह किराए पे देने वाले लोग हैं, जो सैलरी लोग हैं, उनका इनकम तो फिक्स था लेकिन जो मार्केट में सामान तो बहुत सस्ते में मिल रहे थे इसलिए उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। एवरीथिंग कॉस्टलेस, सब चीज सस्ते में मिल रहे थे। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज। उस समय पे सरकार ने कुछ टैरिफ प्रोटेक्शन जो इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की वजह से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बढ़ गया। अंडर द प्रेशर जो सब के लिए जो नेशनलिस्ट लोगों ने प्रेशर डाले थे सरकार की ऊपर। Rebuilding a world economy, the post-World War era। The Second World War broke out a mere 2 decades after the First World War। First War okay,
20 साल नहीं हुआ उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में होता है। इट वॉज फोर्ट बिटवीन एक्सिस पावर, ये एक्सिस पावर जो नाजी जर्मनी, जापान, इटली था जो एक्सिस पावर, और अलाइड पावर था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस। It was a war waged for 6 years on many fronts in many places over land, on sea and air. ये 6 साल लड़ा गया ये युद्ध। ये अलग अलग जगह पे, जमीन पे, पानी में, हवा में, सब जगह पे लड़ा गया ये युद्ध। Once again, death and destruction was enormous. एक बार और खूब सारे लोग मरते हैं, at least 6 million people, और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन। 1939 में जो आबादी था उसका 3% खत्म होता है इस युद्ध के बाद। Unlike in the earlier wars, most of this death took place outside the battlefield. पहले वगैरह भी युद्ध में क्या होता था, आमने सामने युद्ध होते वक्त उधर ही मरते थे, लेकिन ये सब बैटलफील्ड से बाहर मरे थे। Many more civilians than soldiers died from the war related causes. अभी सोल्जर्स से ज्यादा सिविलियन लोग मरे थे ज्यादा इस युद्ध में। Vast part of Europe and Asia were devastated. पूरी तरह बर्बाद हो गए थे बहुत सारा यूरोप और एशिया के इलाके। बहुत सारा several cities were destroyed by aerial bombardment. तो बॉम्ब गिराने की वजह से बहुत सारे सिटीज बर्बाद हो गए थे। The war caused immense amount of economic devastation and social disruption. तो इससे बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो गया, सामाजिक नुकसान हो गया। The construction promised to be long and difficult. उसको दोबारा बनाना काफी लंबा और बहुत मुसीबत वाला एक टास्क था। Two crucial influences shaped post-war रिकंस्ट्रक्शन। दो इन्फ्लुएंस जो पोस्ट वार युद्ध के बाद के जो रिकंस्ट्रक्शन का दो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था। पहला था द फर्स्ट वाज यूएस एमर्जेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे ताकतवर, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और मिलिट्री तौर पे सबसे बड़ा ताकतवर देश बना यूएस। द सेकेंड वाज द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन। दूसरा था सोवियत यूनियन का डोमिनेशन। It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany. जर्मनी को हराने के लिए खूब सारा sacrifices यूएस ने किए थे and transformed itself from a backward agriculture country into a world power. देश एक पिछड़ा हुआ एग्रीकल्चर देश से दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर राज्यों में वो कन्वर्ट किया। और during the very year when the capitalist world was trapped in Great Depression, बाकी कैपिटलिस्ट कंट्री सब डिप्रेशन में चल रहे थे, उस समय पर रशिया विकास कर रहे थे सोशलिस्ट तरीके से। The post-war settlement and the Bretton Woods institutions. Economists, politicians drew two key lessons from interwar economic experience. इस युद्ध के बाद के एक्सपीरियंस से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियन दो पार्ट सीखे थे। पहला, agriculture society based on mass production cannot be sustained without mass consumption. पहला सीख ये था, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना हो तो उसको कंज्यूम करने वाला एक समाज होना चाहिए। बट टू एंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड हाई एंड स्टेबल इनकम। अगर मास कंजम्पशन होना हो तो क्या होना चाहिए, लोगों के पास में ऊंचे और ज्यादा स्टेबल इनकम चाहिए। इनकम कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। इनकम स्टेबल तब तक नहीं हो सकता है जब तक उनको एक सुरक्षित नौकरी ना हो। द स्टेबल इनकम आल्सो रिक्वायर्ड स्टेडी फुल एम्प्लॉयमेंट। स्टेबल इनकम के लिए क्या चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, स्टेडी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बट मास एलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ मार्केट से आपको पूरे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार को आगे आके जो प्राइस का फ्लक्चुएशन को रोकना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना हो तो सरकार को उसमें इंटरफियर करना ही पड़ेगा। दूसरा लेसन है, द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमी लिंक विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड
if government had power to control flow of goods, capital and labor. तो दूसरा लेसन ये था, अगर एम्प्लॉयमेंट कंट्री का इकोनॉमिक लिंक्स आउटसाइड वर्ल्ड से जो लिंक्स है उसको उससे रिलेटेड है, वो गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए सामान कितना आना है, कितना जाना है, और कैपिटल कितना आना है, कहाँ जाना है, लेबर का कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इनके ऊपर पूरे कंट्रोल सरकार को होना चाहिए. Thus, in brief, the main aim of post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. इसलिए वर्ल्ड वार के बाद में सारे सरकारों का पूरे ध्यान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम रखने का और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का था. इट्स फ्रेमवर्क was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in 1944. तो इसका एक फ्रेमवर्क बना लिया गया चर्चा करके यूनाइटेड नेशन का मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में इसका चर्चा हुआ था. ये 1944 में वो हुआ था. ब्रिटेन वुड्स नाम की एक जगह है न्यू हैम्पशायर में, यूएसए में. The Bretton Woods Conference established the International Monetary to deal with the external surpluses and deficit of its member nations. तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF का स्थापना करता है. वो इसलिए था, उसकी मेंबर्स का जो सरप्लस जिसके पास है, जो एक्स्ट्रा मनी है, उसको डेफिसिट वालों को उधार देने का एक प्रक्रिया था. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, was set up. तो वर्ल्ड बैंक का भी स्थापना तब होता है. द IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर टू एज द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन और समटाइम्स द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस. तो IMF और वर्ल्ड बैंक को कहता है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस. इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहता है. द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम is also often described as ब्रिटेन वुड सिस्टम. तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद में दुनिया में जो आर्थिक जो सिस्टम बने थे उसको हम ब्रिटेन वुड सिस्टम कहता है. द IMF एंड वर्ल्ड बैंक कमेंस फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947. तो IMF और वर्ल्ड बैंक का काम शुरू होता है 1947 में. डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर. इसमें जो भी निर्णय लेता है वो सब का नियंत्रण वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर के हाथ में था. US has an effective right to veto over key IMF and World Bank decisions. US पास कोई भी IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा लेने वाला कोई भी फैसले को वीटो करने का अधिकार यूएसए को है. दैट मीन्स यूएसए मना किया तो वो काम IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं कर सकता है. द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ये सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, तो एक देश का करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के साथ मिलने वाला उसके बराबर में. फॉर एग्जांपल इंडिया के आज रुपीस के वैल्यू क्या होता है ये डिसाइड करता है. वैल्यू दूसरे एक वैल्यू के साथ मिलके, अभी फॉर एग्जांपल अभी US डॉलर से रिलेटेड होता है पूरे दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम. तो US के अनुसार मनी का रेट क्या है. फॉर एग्जांपल अभी 72 रुपीज है $1 का. तो वो होता है जो फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने वाला क्राइटेरिया. सो ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज यूज्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. शुरुआत में ब्रिटेन वुड सिस्टम ने एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट शुरू किया था. इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज example Indian rupee was pegged to the dollar at a fixed exchange rate. The dollar itself was equal to gold at a fixed rate of $35 per ounce of gold. तो पहले क्या होता है, इंडियन रुपीस को डॉलर के साथ जोड़ देते थे और डॉलर को गोल्ड के साथ जोड़ देते थे. तो ये $35 होता है 1 आउंस गोल्ड का रेट. ये फिक्स किया था उस समय पे. द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, the Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and income for the Western industrial nations and Japan. तो ब्रिटेन वुड सिस्टम शुरू होते ही वेस्ट में जो जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज और जापान है ये सब बहुत ही विकास किया, बहुत तेजी से विकास किया. वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली एट 8%
बिटवीन 1950 एंड 1970, 1950 और 1970 के बीच में 8% के अनुसार ग्रोथ होता है, और इनकम एट नियरली 5%। तो कुछ जगह पे वो परसेंट भी था। द ग्रोथ वॉज आल्सो मोस्टली स्टेबल। ये ग्रोथ भी स्टेबल था, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था, ऊपर नीचे नहीं होते थे, स्टेबल ही चल रहे थे। विथ लार्ज फ्लक्चुएशंस, without large fluctuation. For much of this period, unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most industrial countries. तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही कम था, सिर्फ 5% से कम था। This decade also saw the worldwide spread of technology and enterprises. समय पे पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी का विकास होता है, एंटरप्राइजेस का विकास होता है। डेवलपिंग कंट्रीज वेर इन ए हरी टू कैच अप विद एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज भी जो डेवलप कंट्रीज के तौर पे बनने का कोशिश में आगे बढ़ रहे थे। Therefore, they invested vast amount of capitals importing industrial plants and equipment featuring modern technology. वो भी जो गरीब देश भी खूब सारा पैसा खर्च करके अमीर देशों से इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी वगैरह भी हासिल कर रहे थे। colonization and independence. When Second World War ended, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी बहुत सारे कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज के अंडर में था। ओवर द नेक्स्ट 2 decades, most colonies in Asia, Africa as free. अगले 2 decades में अफ्रीका और एशिया की ज्यादातर कंट्रीज इंडिपेंडेंट बन जाता है। बट दे वर ओवरबर्डन बाय पॉवर्टी एंड ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जब आज़ादी मिलने के बाद वो देखा तो बहुत ज़्यादा गरीबी, उस संसाधन नहीं है, और देयर इकोनॉमी एंड सोसाइटीज वेर हैंडीकैप्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। लंबे समय तक विदेशी लोगों का शासन की वजह से उसकी सारे हालत बहुत बुरे थे। The IMF and World Bank were designed to meet the financial needs of industrial countries. लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये जो दुनिया में था, लेकिन ये किसके लिए था? जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए था, उसको मदद करने के लिए था, ना कि ये गरीब देशों को। They were not equipped to cope with the challenges of poverty and lack of development in former colonies. उनके पास में उस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं था जो गरीबी और जो पुराने जो कॉलोनीज की जो हालत है उससे सुधारने का कोई प्रोग्राम उनके पास में नहीं था। But as Europe and Japan rapidly rebuilt their economies, they grew less dependent on IMF and the World Bank. जैसे जैसे यूरोप और जापान बहुत तेजी से अपना इकोनॉमिक विकास करता है, वो अभी IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर उतना निर्भर नहीं था। Thus, from late 1980s, Bretton Woods institution began to shift their attention to more towards developing countries. इसीलिए 1950s के बाद में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन गरीब देशों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। As colonies, many of the less developed region of the world had been part of the Western Empire. आपने देखा कॉलोनीज, जो भी कॉलोनीज था जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंडर में था। Now, ironically, as newly independent countries facing higher pressure to lift their production out of population out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by former colonial power. जिस colonial power को उन्होंने भगा के आजादी लिया, उसी colonial power द्वारा चलाने वाला इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ा उनको अपने देश को सुधारने के लिए। Later, corporations of other powerful countries, for example, US also managed to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply. तो बहुत बड़े-बड़े पावरफुल कंट्रीज है, यूएस जैसे कंट्रीज है, वो लोग भी ये गरीब देशों का नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही सस्ते दाम में इस्तेमाल करते थे। उनको मदद करने के नाम से आके उधर उनका संसाधनों को उठा के ले जाते थे। At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth of Western economies experienced in 1950s and 60s. तो उसी समय पे जो डेवलप कंट्री का जो डेवलपमेंट का फायदा ये गरीब देशों को बिल्कुल ही नहीं मिले थे 1950s और 60s में। Therefore, they organized themselves as a group. तो इसलिए उन लोगों ने अपना ये ग्रुप बना लिया, ग्रुप 77, G77 कहता है, टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया में लाने के लिए इन्होंने यह संस्था बनाया। बाय नियो
they made a system that would give them real control over their natural resources. ये सिस्टम के अनुसार उनके संसाधनों के ऊपर खुद को अधिकार मिले और ज़्यादा डेवलप करने का असिस्टेंस मिले, उनकी रॉ मटेरियल को अच्छा प्राइस मिले और उसकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डेवलप कंट्री के अंदर भी बेचने का सुविधा मिले। ये सब मांग किए थे G77. The end of Bretton Woods and the beginning of globalization. Despite years of stable and rapid growth, not all was well in the post-war world. लंबे समय तक रैपिड ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था उस समय भी। From 1960s, the rising cost of its overseas involvement weakened US finances and competitive strength. तो 1960s में उनके विदेशों में इन्वेस्टमेंट की वजह से या इन्वॉल्वमेंट की वजह से, सब में जाते थे यूएस, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उधर जाके युद्ध करना, ये सब यूएस करते थे। इसकी वजह से उसकी थोड़ा ताकत कम हो गया। द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। तब तक यूएस डॉलर था दुनिया का प्रिंसिपल करेंसी, लेकिन अभी यूएस की जो आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से उसको उतना ताकत नहीं था। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। गोल्ड से उनका रिलेशन में उसके वैल्यू को वो मेंटेन नहीं कर पाए थे। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसकी वजह से जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पहले आपको कहा था $35 आउंस था, उस रेट को हटाना पड़ा और एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस किया। इवन इन 1970s, international financial systems also changed in an important way. 1970s में एक important तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज आ गया। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज could turn to international institution for loans and development assistance, but now they were forced to borrow from Western commercial banks and private lending institution. शुरुआत में क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ये गरीब देशों को लोन मिलते थे, लेकिन अभी वो बंद हो गया। अभी इनको वेस्ट का कोई प्राइवेट बैंक से उनको उधार लेना पड़ा। दिस लेड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। इससे क्या होता है, बीच बीच में ये कर्जे में डूब जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज। लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इसकी वजह से क्या होता है, इनकम कम हो गया और भी बढ़ गया अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देशों में। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड was also hit by unemployment that began rising from the mid 1970। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में भी हालत खराब हो गए थे जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया था 1970s में, एंड रिमेन्ड हाई अंटिल 1990s। 1990s तक अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या काफी ज्यादा था। फ्रॉम द लेट 1970s, MNCs also began to shift production operation to low wage Asian countries। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस MNCs, इन लोगों ने 1970 से क्या किया, वो अपने फैक्ट्रीज वगैरह एशियन कंट्रीज में स्थापना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उधर जो एम्प्लॉय इसको सैलरी कम देना पड़ते थे। कम वेज होने की वजह से इन लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह गरीब देशों में अपना प्लान शुरू कर दिया। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज द रेवोल्यूशन ऑफ 1949। 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन होने के बाद से वो बाहरी देशों से ज्यादा संपर्क में नहीं होते थे। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म द ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके बाद क्या होता है, चाइना ने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करता है, सोवियत यूनियन टूट जाता है और सोवियत यूनियन से संबंधित बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज बाकी दुनिया के कंट्रीज के साथ आता है। वेजेस वेर रिलेटिवली लो इन द कंट्रीज लाइक चाइना। तो चाइना जैसे देशों में क्या होता है, सैलरी बहुत कम देना पड़ता है। Thus they became attractive destination for investment by foreign MNCs competing to capture the world market। वर्ल्ड मार्केट हासिल करने का कोशिश करने वाला मल्टीनेशनल कंपनीज को चाइना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है, क्योंकि उधर प्रोडक्शन बहुत चीपली कर सकता है। Have you noticed that most of the TVs, mobile phones, toys we see in the shops seem to be made in China? जो आज हम इस्तेमाल करने वाला ज्यादातर प्रोडक्ट कहाँ बनता है, चाइना में बनता है। लेकिन वो कंपनी कहाँ का होता है, अमेरिका का या जापान का होता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन पूरा चाइना में होता है। दिस इज बिकॉज द लो
कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। इसका कारण क्या होता है? चाइनीज इकोनॉमी का लो कोस्ट स्ट्रक्चर है, उधर वेजेस बहुत कम है। ये रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल। तो ये लो वेज कंट्रीज में जब ये इंडस्ट्री को स्थापित करता है, उससे क्या होता है? ट्रेड और कैपिटल फ्लो में चेंजेस आता है। द लास्ट 2 decades द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक geography has been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation। तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 20 साल में पूरे दुनिया में अभी इंडिया, चाइना, ब्राजील वगैरह में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। I think you understood this lesson. If you like this video, please subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.